डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 31। भानुमति का घमंड। भानुमति ने अपनी तरफ से प्रेम का फांस फेंका जरूर था, लेकिन शायद दक्ष पर इसका असर नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए भानुमति को जवाब दिया था, लड़ना तो पड़ेगा ही भानु। दक्ष ने ये मुस्कुराते हुए कहा था और उसके इस जवाब से भानुमति जरा चिंतित दिखने लगी थी। दक्ष ने भानुमति के चेहरे पर उदासी को देखते हुए कहा, टॉप 4 में जगह बनाना हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि तुम्हारे साथ मैं बिना तलवार के लड़ूंगा। भानुमति को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुशी भरी हैरानी से पूछा, सच में? दक्ष का जवाब सुनकर भानुमति उत्साहित हो गई। ठीक है, मेरे प्रति इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे दक्ष। दक्ष की दरियादिली के कारण भानुमति को लज्जित होना पड़ा होगा, लेकिन भानुमति को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसे हराने के लिए दक्ष को किसी तलवार की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू हुआ। भानुमति के हाथों में एक उन्नत कोटि की तलवार थी। धूप की किरणों में वो बहुत चमक रही थी। भानुमति ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगी और फिर मुकाबले के लिए तैयार हो गई। भानुमति ने पैंतरा बांधकर 3 कदम आगे बढ़ाए और तलवार चला दिया। ये वार सीधे दक्ष की छाती पर था, लेकिन वो असफल रही। तलवार की नोक दक्ष को इशारा करते हुए निकल गया। भानुमति ने इसी दांव से राजकुमारी प्रियदर्शिनी को हराया था, हालांकि अचानक इस दांव को संभालना मुश्किल था। दक्ष ने तत्परता दिखाई और पीछे की ओर झुक गया। भानुमति ने दूसरा वार किया और उसने तलवार को दक्ष की गर्दन को टारगेट करते हुए घुमाया। दक्ष इस बार भी उसके वार को विफल करने में कामयाब रहा। भानुमति बार बार दक्ष पर हमला करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दक्ष उसे बचकर निकल जाता था। हालांकि भानुमति की तलवारबाजी की तकनीक बेहद शानदार और हाथों की कारीगरी में भानुमति काफी तेज थी और उसने सभा में बैठे सबों के मन को मोह लिया था, लेकिन दक्ष की रक्षात्मक कलाबाजी से युद्ध कला के सारे महारथी दांतों तले उंगली दबा रहे थे। भानुमति ने अपने पासे से तकरीबन हर दांव चल दिया था, लेकिन वो दक्ष को न तो एक कदम पीछे हिला सकी और न ही उसकी तलवार दक्ष का एक रोयां छू सकी। आखिर भानुमति थक चुकी थी। उसने अपने आखिरी तकनीक का इस्तेमाल किया। ये प्रहार इतना तेज था कि दक्ष को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो लगभग अखाड़े के किनारे तक पहुंच गया। भानुमति लगातार दक्ष पर इसी दांव का प्रयोग करती रही और लगातार हमले ने दक्ष को अखाड़े से बाहर कर दिया था। दक्ष ने मन ही मन सोचा कि अब समय आ गया है जब भानुमति के हमले का करारा जवाब दिया जाए। दक्ष ने अपनी आंखें बंद की, तभी उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और वो जाकर भानुमति की तलवार पर टकराई। तलवार टुकड़ों में बंट गया और एक टुकड़ा दक्ष के हाथों में आ गया। उसने उस टुकड़े को भानुमति की तरफ फेंक दिया। बूम! तलवार जाकर भानुमति के सीने में जा लगी। तलवार लगते ही भानुमति जमीन पर गिर गई। दक्ष ने भानुमति को जमीन पर गिरा देखा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप हार गईं। भानुमति ने अपनी सीने को अपने हाथों से हाथ से ढक लिया। दर्द और गुस्से में वो अपने दांत पीस रही थी और जब उसने दक्ष को देखा तो उसकी आंखों में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। उसने अपनी तलवार दोबारा उठा ली और ललकार कर दक्ष से कहा, नहीं, मैं नहीं हारी हूं। दक्ष, चलो लड़ते रहो। दक्ष अखाड़े से बाहर जाने लगा। वो एक हारे हुए प्रतिद्वंदी के साथ बहस नहीं करना चाहता था। लेकिन भानुमति उठी और तलवार को हाथ में लेकर मंत्र बुदबुदाए और दक्ष पर पीछे से हमला कर दिया। इस मुकाबले को देख रहे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भानुमति 9वें राजकुमार दक्ष पर पीछे से हमला करेगी, वो भी तब जब वो अखाड़े को छोड़कर बाहर जा रहा था। इसके अलावा उसने तलवारबाजी के जिस दांव का इस्तेमाल किया वो बहुत ही मजबूत प्रहार था। अगर वार राजकुमार दक्ष पर पड़ता तो उसका बचना मुश्किल था। बेटी की इस कायराना हरकत से अनादि मौर्य भड़क गया और अपनी बेटी की ओर घूमते हुए अनादि मौर्य जोर चिल्लाया, भानुमति, रुक जाओ। अगर 9वां राजकुमार भानुमति के तलवार से मर गया तो मौर्य परिवार बर्बाद हो जाएगा। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो हारने के बाद उस पर हमला करेगी। फिर भी उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। सभी ने सोचा कि दक्ष भानुमति के वार से मरने वाला है, लेकिन दक्ष बहुत जल्दी स्थिति को भांप चुका था। दक्ष ने भानुमति के वार को विफल करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। वो अचानक हवा में 7 मीटर ऊंचा उठ गया। उसने हवा में ही अपने शरीर को घुमाया और एक सिंह की दहाड़ के साथ भानुमति के कंधे पर वार किया। बूम! इस चोट से भानुमति का शरीर कांप गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिर गई।
दक्ष ने भानुमति को खून से लथपथ देखा, उसकी ओर देखा, वो भानुमति से काफी नाराज दिख रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि भानुमति कभी पीछे से हमला करेगी। अनादि मौर्य अखाड़े की तरफ दौड़ पड़े और वो दक्ष के आगे झुक गया और कहा, आप बेहद दयालु हैं राजकुमार, भानुमति पर कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद। दक्ष ने उन्हें स्नेह से उठाया और कहा, मौर्य प्रमुख, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अनादि मौर्य आगे बढ़ा और उसने भानुमति को उठने में मदद की। उन्होंने भानुमति को उठाया और बेटी की पीठ पर हाथ फेरा। दरअसल दक्ष ने अगर दया नहीं दिखाई होती और भानुमति के कंधे की बजाय सिर पर वार किया होता तो वो निश्चित रूप से मर जाती। भानुमति ने आक्रोश भरे लहजे में दक्ष की ओर देखा। दक्ष, एक दिन मैं तुम्हारे इस अपमान का अवश्य बदला लूंगा, वो भी दोगुना हिसाब होगा। भानुमति ने वहीं अखाड़े की मिट्टी उठाकर कसम खा ली। अनादि मौर्य गुस्से से अपनी बेटी की ओर देखता रह गया। उधर 3 और प्रतियोगिताएं चल रही थी। सिंटू गोस्वामी बनाम जीवच, छठे राजकुमार बनाम 5वां राजकुमार और अंतिम मुकाबला मणिकांत बनाम तेजप्रताप। एक झटके में सिंटू गोस्वामी ने जीवच को अखाड़े से बाहर कर दिया। 5वें और छठे राजकुमार के बीच के मुकाबले में छठे राजकुमार के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गई थी। अगले मुकाबले में मणिकांत को तेजप्रताप ने हरा दिया। महामंत्री ने घोषणा की, अब तक इस प्रतियोगिता के शीर्ष 4 प्रतियोगी सामने आ गए हैं। इनमें 5वां राजकुमार, 9वां राजकुमार दक्ष, सिंटू गोस्वामी और तेजप्रताप हैं। 5वें स्थान के लिए भानुमति, मणिकांत, जीवच और छठे राजकुमार के बीच मुकाबला होगा। अब सेमीफाइनल का पहला मुकाबला दक्ष और मंत्री जी के पोते तेजप्रताप के बीच में होना तय हुआ, जबकि दूसरा मुकाबला 5वें राजकुमार और सिंटू गोस्वामी के बीच में होने वाला था। घोषणा के तुरंत बाद दक्ष और तेजप्रताप अखाड़े की ओर बढ़े। दक्ष को तेजप्रताप ने देखा और हंसते हुए कहा, अगर गलत नहीं हूं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी विशेषता तलवारें हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। तेजप्रताप ने जवाब दिया, वाह शानदार, चलिए हम तलवार से ही लड़ते हैं। महामंत्री ने एक सेवादार को आदेश दिया कि दोनों प्रतियोगियों को तलवार सौंपा जाए। तेजप्रताप को इस बात की शंका थी कि दक्ष तलवारबाजी में उतना निपुण नहीं है। राजकुमार दक्ष, सावधान, कहते हुए तेजप्रताप ने मंत्र बुदबुदाया और अचानक उसके तलवार का वजन 175 किलोग्राम तक बढ़ गया। तेजप्रताप ने उस तलवार को दोनों हाथों से दक्ष की ओर चला दिया। दक्ष पहले से ही सचेत था, उसने खुद को नीचे झुका लिया और तेजप्रताप के पैरों पर वार किया। दोनों योद्धाओं का वार खाली चला गया। दक्ष और तेजप्रताप के बीच मुकाबला जारी था। दक्ष के रक्षात्मक शैली ने आयोजन में बैठे सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अनादि मौर्य दक्ष की निपुणता देख हतप्रभ थे। दोनों का मुकाबला लंबा चल रहा था। तेजप्रताप की तलवार भारी थी। स्वाभाविक तौर पर तेजप्रताप को थकान महसूस होने लगी। उसके माथे पर पसीना था और वो धीरे धीरे शक्तिहीन महसूस करने लगा। वो दक्ष को हराने के उद्देश्य से आया था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसकी तलवार दक्ष को छू भी नहीं सकी। तेजप्रताप ने सोचा, मैं उसकी चाल में आ गया, वो मेरे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली और निपुण योद्धा है। इसी बीच दक्ष ने अपने हाथों को लहराया और तेजप्रताप पर वार कर दिया। ये वार सीधे तेजप्रताप के तलवार पर था। उसके हाथों से तलवार छूट गई और वो 8 मीटर ऊपर उछलकर जमीन पर आ गिरा। इस वार ने तेजप्रताप को हिला दिया था। दक्ष तलवारबाजी के इस तकनीक का उपयोग करेगा, इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। तेजप्रताप ने तलवार उठाने की कोशिश की। दक्ष ने फिर उस पर हमला कर दिया और इस बार तलवार टुकड़ों में बंट गई। कुछ टुकड़े उसके शरीर पर लग गए और वो खून से लथपथ हो गया। इस प्रहार के बाद तेजप्रताप लड़खड़ा गया और वो अखाड़े से बाहर जमीन पर गिर गया। एपिसोड 32। फाइनलिस्ट। तेजप्रताप पर जब प्रतियोगिता के दौरान दक्ष ने हमला किया तो तेजप्रताप की तलवार टुकड़ों में बंट गई और इस तलवार के कुछ टुकड़े उसके शरीर पर लग गए और वो खून से लथपथ हो गया। इस प्रहार के बाद तेजप्रताप लड़खड़ा गया और वो अखाड़े से बाहर जमीन पर गिर गया। तेजप्रताप ने खून अपने हाथों को देखा, फिर दक्ष की ओर देखा और विनम्रता से अपनी हार मानते हुए कहा, मैं हार गया हूं। जब लड़ाई खत्म हुई तो दर्शक काफी हैरान थे कि तेजप्रताप जैसा तेजतर्रार योद्धा इस बाजी को हार गया, और वो भी उस दक्ष के सामने जिसने 3 माह पहले ही पवित्र ताबीज ग्रहण किया है। वो ताबीज जिसे शून्य कोटि का ताबीज माना गया, उसे पाकर दक्ष ने इस स्तर का कौशल और शक्ति प्राप्त किया था, ये अकल्पनीय था। भानुमति काफी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की तलवारबाजी का प्रयोग कर रहा है, साथ ही वो तलवारबाजी में दक्ष से बेहतर भी लग रही थी। भानुमति ने अपने पिता अनादि मौर्य से कहा, क्या ये वही रहस्यमय आदमी है जो मैथिल हाट में तलवार की नीलामी में मिला था? अनादि मौर्य का चेहरा काफी गंभीर लग रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, नहीं भानुमति, ऐसा संभव नहीं है। ये मत भूलो कि नीलामी में मिली दिव्य तलवार उच्च कोटि की नहीं है, लेकिन सूत्र जिसके हाथ से लिखी गई है वो किसी महान योद्धा का ही है। भले ही दक्ष गजब की जानबाजी दिखा रहा हो, लेकिन नीलामी वाला शख्स दक्ष हो ये मुमकिन नहीं हो सकता है।
भानुमति ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, क्या ये संभव नहीं है कि दक्ष के अभ्यास में तीव्रता के पीछे का कारण कोई जादुई ताकत हो? अनादि मौर्य ने भानुमति को झिड़क दिया। भक। अनादि मौर्य ने भानुमति को चुप कराने के लिए एक इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, इन बातों पर अभी चर्चा नहीं करें तो बेहतर होगा। जब हम वापस अपने मौर्य महल जाएंगे तो इस मसले में बात करेंगे। भानुमति ने अनादि मौर्य की बातों में सहमति जताई, लेकिन दक्ष को घूरते ही उसकी घबराहट बढ़ जाती थी। वो बार बार सोचने लगी, ये कितनी बड़ी हैरत की बात है कि इसने मुझ जैसी तलवारबाजी में निपुण योद्धा को इसने आसानी से हरा दिया। इसके बाद उसने तेजप्रताप जैसे महान योद्धा को भी हरा दिया। ये तो स्पष्ट है कि वो तलवारबाजी का एक महान योद्धा बन चुका है। आयोजन के देखने आए लोगों में दक्ष के प्रति सम्मान बढ़ चुका था। कुछ लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि दक्ष की प्रतिभा 7वें राजकुमार की तरह महान थी। दूसरा मुकाबला 5वें राजकुमार और सिंटू गोस्वामी के बीच था। 5वां राजकुमार 19 साल का था। उसने सभी चक्रों को पार कर लिया था, युद्ध कौशल के सभी गुणों को अर्जित किया था। वो भी पिंडारी सिटी के महान योद्धाओं में शुमार था, जबकि सिंटू गोस्वामी समाज का पहला योद्धा था जिसने चौथे वर्ग का ताबीज पाया था। उसकी उम्र 17 साल की थी और वो भी युद्ध कला के सभी गुणों से परिपूर्ण था। पूरे पिंडारी सिटी में युवा सिंटू गोस्वामी को अपना आइडियल मानते थे। अगर 20 की उम्र से पहले सिंटू गोस्वामी इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचता तो ये और भी बड़ी बात होती, क्योंकि उसके सामने पिंडारी सिटी के सेनानायक का बेटा था। राजकुमार होने का कारण उसे युद्धाभ्यास के लिए संसाधनों की कमी नहीं थी। सिंटू ने एक लंबा भाला राजकुमार की ओर फेंका जो कि 5वें राजकुमार के आगे गिरा। सिंटू ने राजकुमार को देखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, 5वें राजकुमार, तुम मेरे लिए सामने टिक नहीं पाओगे। 5वें राजकुमार ने विनम्रता से कहा, हम दोनों ने समान स्तर के युद्ध कला को प्राप्त किया है, इसलिए आपका जीतना आसान नहीं होगा। शायद आपको पता नहीं है राजकुमार, मैंने उस स्तर की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की है जो योद्धा को श्रेष्ठ बनाती है, सिंटू गोस्वामी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। 5वां राजकुमार कुछ जवाब देता उससे पहले ही सिंटू ने तंज भरे लहजे में कहा, राजकुमार, आपको कम से कम इतना तो पता रखना चाहिए था। हम बातचीत में उलझने की बजाय मुकाबले में ये तय करें कि कौन बेहतर योद्धा है। कहते हुए 5वें राजकुमार ने तलवार उठाई और मंत्र पढ़ते हुए तलवार को सूर्य की दिशा में झुका दिया। उसके तलवार से चमक निकलने लगी। सिंटू ने भी तलवार को चूमा और 5वें राजकुमार पर हमला कर दिया। ये बढ़त हासिल करने से अधिक सिंटू के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। वैसे भी हर एक योद्धा के लिए ये गर्व की बात थी कि अखाड़े में टॉप रैंक का योद्धा बने। दोनों योद्धा हमलावर थे, एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। दोनों योद्धा इस बात को समझ चुके थे कि तलवारबाजी में इस मुकाबले का कोई परिणाम नहीं आने वाला है। महामंत्री ने घोषणा की कि अखाड़े में दोनों योद्धाओं को तलवारबाजी के अलावे कोई और विकल्प देखना होगा ताकि मुकाबले का परिणाम आ सके। सेनानायक मलिक ने महामंत्री से कहा, दोनों योद्धाओं को भाले से लड़ना चाहिए। महामंत्री ने सुरक्षाकर्मियों को अखाड़े में भाला पहुंचाने का आदेश दिया। एक सुरक्षाकर्मी ने 2 भाले अखाड़े में पहुंचा दिए। दोनों योद्धाओं ने हाथ में लंबा भाला उठाया और एक दूसरे पर प्रहार कर दिया। दोनों भाले आपस में टकराए और चिंगारियां उड़ गईं। वो चिंगारी 5वें राजकुमार के साफे में आ लगी और राजकुमार की पगड़ी में आग लग गई। राजकुमार ने झट से अपने साफे को उतार फेंका और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। इसी बीच सिंटू गोस्वामी को मौका मिल गया। वो आगे बढ़ा और अपना भाला 5वें राजकुमार की ओर फेंक दिया। ये वार सीधे राजकुमार के सीने पर लगा और वो अखाड़े से बाहर गिर गया। 5वें राजकुमार के मुंह से खून निकलने लगा। वो किसी तरह से खुद संभाला और सिंटू को घूर कर देखा जो कि अखाड़े के बीच खड़ा था। सिंटू गोस्वामी ने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो बेहद अद्भुत था। अखाड़े के बाहर धैर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुकाबले में केवल 9वां राजकुमार दक्ष और सिंटू गोस्वामी खड़े हैं। ये शानदार मुकाबला होगा। क्यों? खूबसूरत शुभांगी ने तपाक से पूछा। धैर्यकांत ने कहा, सिंटू गोस्वामी श्रेष्ठ योद्धा हैं। वे 9वें राजकुमार के तुलना में युद्ध कौशल और तकनीक की बेहतर समझ रखते हैं। हालांकि 9वें राजकुमार की प्रतिभा पर संदेह करना अनुचित है, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार सिंटू ज्यादा बेहतर योद्धा है। इस बात से सभी लोग सहमत थे। सबों ने इस बात को स्वीकार किया कि 9वां राजकुमार तलवार के एक प्रतिभाशाली योद्धा हैं, लेकिन उनकी राय थी कि अन्य सभी युद्ध कौशल में गोस्वामी बेहतर हैं, इसलिए उन्हें हराना संभव नहीं है। हाँ, अगर 9वें राजकुमार ने 1 साल और युद्धाभ्यास किया होता तो उनके लिए सिंटू गोस्वामी को हराना संभव था। शुभांगी ने अपने लिपस्टिक से रंगे होठों को फैलाते हुए कहा, इस बात पर शर्त लगाओगे? मुझे लगता है कि 9वां राजकुमार कुछ चमत्कार जरूर दिखाएगा। वैसे ये देखने दिलचस्प होगा। शुभांगी ने दक्ष को गौर से देखा। फाइनल मुकाबले के लिए दोनों योद्धा तैयार थे। 8वें राजकुमार को यकीन नहीं हो रहा था। वो गहरी सोच में डूबा था कि ये वही दक्ष है जिसे हम हमेशा अपमानित करते रहते थे। इससे पहले दक्ष, जिन्हें कभी बेकार माना जाता था, इस पूरी प्रतियोगिता में हीरो बनकर उभरा था। मुकाबला शुरू हुआ।
दक्ष ने अपने हाथ में भाला लिया और तपाक से सिंटू की ओर फेंक दिया। दक्ष के पहले वार से सिंटू गोस्वामी विचलित हो उठा और उसने अपने भाले को उठाया और मंत्र पढ़ते हुए दक्ष की ओर चला दिया। भाले से आग की लपटें निकलने लगी। ये लपटें वैसी ही थी जैसा कि गिद्धौर राज पहाड़ी के शिकार में आग उगलने वाले राक्षसी हिरण के शरीर निकल रही थी। उस भाले को रोकने के लिए दक्ष ने जादुई शक्ति का प्रयोग किया और उसे अपने आंखों से निकलने वाले तेज से रोक दिया। भाला तो वहीं रुक गया, लेकिन उसने निकलने वाले आग की चिंगारी दक्ष के कपड़े पर गिर गया। कपड़े आग लगी थी, लेकिन दक्ष इससे विचलित नहीं हुआ। उसका शरीर गुफा में जादुई स्नान के बाद और अधिक सशक्त हो चुका था। दक्ष अचंभित था। वह खुद से फुसफुसाया, बाप रे, इतना करारा हमला! अब इसे और झेलने का समय नहीं है, कुछ करारा हमला करना होगा। दक्ष ने तलवार में 100 अश्वशक्ति को इंजेक्ट किया और सिंटू गोस्वामी पर हमला कर दिया। सिंटू डगमगा गया और वो जब तक संभलता तब तक दक्ष ने सिंटू पर हमला कर दिया। हमला बेहद घातक था। सिंटू के हाथ जख्मी हो गया और उसके हाथों से खून की तेज धार बहने लगी। सिंटू गोस्वामी और दक्ष के युद्ध को देखकर सेनानायक मलिक के पीछे बैठे एक बुजुर्ग ने आश्चर्य में कहा, ये युवा प्रतिभाओं के बीच एक सच्ची लड़ाई है। दक्ष ने तो इस बार अपने आप को महान योद्धा साबित कर दिया है। जैसा बाप वैसा बेटा, ये लाजवाब है। एक वरिष्ठ महामंत्री ने कहा, सही में हम एक महान प्रतिभा को देख रहे हैं। 9वें राजकुमार की भविष्य की उपलब्धियां हमारी कल्पना से परे है। बधाई हो आपको महिम। राज परिवार में एक और महान प्रतिभा है। सबों की तारीफ सुनकर पिंडारी सिटी के सेनानायक काफी खुश थे। उन्हें 9वें राजकुमार का बाप होने पर गर्व की अनुभूति हो रही थी। वैसे भी एक बाप के लिए इससे शानदार क्या होगा जब उनके बेटे की प्रतिभा अविश्वसनीय हो और समूचा जनसैलाब उनकी योग्यता की तारीफ कर रहा हो। सेनानायक मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आज दक्ष ने मुझे परमानंद की अनुभूति कराई है। आज मेरा परिवार दक्ष पर गर्व कर रहा है। भानुमति ने अनादि मौर्य से पूछा, पिताजी, क्या दक्ष ने वास्तव में युद्ध कला में दक्षता पाई है? अनादि मौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो परेशान था। यदि वो 9वें राजकुमार दक्ष की प्रतिभा को पहले से जानता तो वो किसी तरह से यशोधरा के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करता। इस बार की प्रतियोगिता ने सबों को अचंभित किया था, लेकिन अनादि मौर्य ऐसे शख्स थे जिन्हें खुद पर पछतावा हो रहा था। एपिसोड 33। विजेता। अनादि मौर्य के दिमाग में यह बात बार आ रही थी कि भानुमति को 9वें राजकुमार दक्ष के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। काश वो दक्ष के निकट होती, वो इस राज्य की रानी अवश्य बन जाती। अनादि मौर्य सोच रहा था, मैंने भानुमति की शादी 7वें राजकुमार शिवदत्त के साथ करने के फैसले की घोषणा करके कोई गलती तो नहीं कर दी ना? अगर भानु की शादी शिवदत्त यानी 7वें राजकुमार से कर भी दी जाए तो जाहिर है दक्ष उसके प्रति नकारात्मक रवैया रखेगा। दक्ष और भानु की शादी हो जाती तो दोनों पिंडारी सिटी के लिए महान योद्धा के रूप में राजकीय स्थिति सुदृढ़ करते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसने कहा था कि 9वें राजकुमार दक्ष सिंटू गोस्वामी को नहीं हरा पाएंगे? अब भी कहेंगे कि सिंटू गोस्वामी जीत रहा है। हा, शुभांगी ठहाके लगाकर हंस रही थी। धैर्यकांत ने कहा, माफ करना सुंदरी, मेरा आकलन गलत था। हालांकि इस आयोजन ने आज एक उच्च प्रतिभा को हमारे सामने रखा है। 7वें राजकुमार शिवदत्त की तुलना में 9वां राजकुमार दक्ष बेहद आगे है। खून से लथपथ सिंटू गोस्वामी अखाड़े में पड़ा था, तभी महामंत्री ने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, इस मुकाबले का परिणाम सबों के सामने है। इस घोषणा को सुनने से पहले ही दक्ष अखाड़े से निकलकर बाहर चला गया। महामंत्री ने फिर घोषणा की, पिंडारी सिटी के सिरमौर सेनानायक मलिक की उपस्थिति में इस बात की घोषणा की जाती है कि इस आयोजन में राजकुमार दक्ष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि शीर्ष 5 में दक्ष के अलावे सिंटू गोस्वामी, तेजप्रताप, 5वां राजकुमार और भानुमति क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। चूंकि दक्ष ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें घोषणा के अनुरूप एक धनुष दिया जाएगा। साथ ही इसके अलावे उन्हें एक उच्च कोटि का कवच और खजाने से 2 लाख चांदी के सिक्के पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। ये कवच विशिष्ट है जो उन्हें बर्फ से लेकर जंगली और राक्षसी जानवरों से बचाएगा। इस कवच की कीमत कम से कम 1 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर है। इस कवच को प्राप्त करना राज परिवार के किसी भी योद्धा के लिए भी काफी कठिन था। दक्ष ने 2 लाख चांदी के सिक्के लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि राज परिवार के खजाने से लिया जा रहा है। अगर पहले स्थान पर सिंटू गोस्वामी होते तो उन्हें ये खजाना कदापि नहीं मिलता। मुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैं राज परिवार का व्यक्ति हूँ। शायद यह अतिरिक्त पुरस्कार देकर सेनानायक मलिक यशोधरा और दक्ष से माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के साथ अब तक जो व्यवहार हुआ उसके लिए खेद महसूस किया हो। दक्ष ने कवच को अपने हाथों में लिया और उसे निहारने लगा। ये कवच शरीर के ऊपरी हिस्से को कवर करता था। दक्ष ने उसे पहन लिया और अभिमंत्रित कर उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। उसके शरीर से सूर्य के प्रकाश की तरह ऊर्जा बाहर निकलने लगी। दक्ष को कवच पहने देख रानी ने लंबी सांस ली और तिलमिलाते हुए अपने सीट पर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वो दक्ष को खा जाएगी।
वो तेज कदमों से सभा से बाहर हो गई। पांचवें राजकुमार और छठे राजकुमार दोनों ईर्ष्या से जल रहे थे। पांचवें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए छठे राजकुमार से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष अपने आप बेहद प्रतिभाशाली दिखा रहा है, लेकिन जल्द ही उससे सूद सहित वसूल होगा, जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। देख लेना, जिसमें जितनी जल्दी आग लगती है वो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है। छठे राजकुमार ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, भले ही वो बेहद प्रतिभाशाली हो, फिर भी वो हमारे सातवें भाई से बहुत पीछे है। इससे बड़ा अपमान उसके लिए क्या होगा कि उसके पसंद की लड़की सातवें भाई से शादी करेगी और वो राजी खुशी से। दरअसल वे दोनों काफी देर तक सिर्फ ईर्ष्या से बातें करते रहे। ये साझा ईर्ष्या ही उनकी दक्ष को लेकर नफरत का बायस था। शीर्ष 5 के सभी योद्धाओं को युद्धाभ्यास के लिए आवश्यक सभी तरह के पोषाहार की आपूर्ति की जाने लगी, जिसमें रक्तप्राश की असंख्य गोलियां आवंटित करने का निर्देश दिया गया ताकि पिंडारी सिटी के शानदार योद्धा अपने युद्ध कौशल में और विशिष्टता हासिल करें। महामंत्री ने पांचों योद्धाओं को अपने साथ लेकर एक काफिला तैयार किया और इन सबों को गाजे बाजे के साथ पिंडारी सिटी के राज परिवार के पुश्तैनी मंदिर में ले जाया गया। मंदिर के गर्भगृह ले जाने से पहले महामंत्री ने सबों को प्रार्थना करने को कहा। महामंत्री ने कहा कि जो प्रार्थना मैं आगे आगे बोलूंगा उसे आपको दोहराना होगा। महामंत्री ने प्रार्थना शुरू की, महारानी चिनाई, मेरी देवी, आप समूची धरती पर शासन करती हैं। आप सभी दिशाओं की मालकिन हैं और आपके आशीर्वाद मात्र से कोई भी व्यक्ति दिव्य सुख प्राप्त करता है। आप हमेशा हम नौजवान योद्धा को अपना आशीर्वाद देते रहे और चिरायु प्रदान करें। महामंत्री जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था और जोर जोर से पढ़ रहा था। सिंटू गोस्वामी, तेज प्रताप, पांचवें राजकुमार और भानुमति सबने उस प्रार्थना का एक एक शब्द दोहराया और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद सबने महारानी चिनाई की प्रतिमा के पैर को छुए और दंडवत होकर प्रणाम किया। लेकिन दक्ष के मन में उस प्रतिमा के प्रति घृणा की लावा दहक रहा था। चिनाई, मेरा इंतजार करना, मैं अपनी आध्यात्मिक साधना में सफल होकर आप तक आऊंगा, ये वादा है और सारा हिसाब लूंगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपने जिसे 800 साल पहले मारा था उसका पुनर्जन्म हो चुका है। भले ही 800 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे हर एक बात याद है। महामंत्री दक्ष को देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने अपना पैर पटकते हुए कहा, 9वें राजकुमार दक्ष, क्या आप महारानी चिनाई के सामने नहीं झुकेंगे? मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मैं केवल अपनी माता पिता के अलावे प्रकृति की पूजा करता हूँ। मेरे लिए किसी अन्य की पूजा करना संभव नहीं है। ये कहते हुए दक्ष वहां से चल दिया। पांचवें राजकुमार सिंटू गोस्वामी, मणिकांत और भानुमति वहीं खड़े रहे और दक्ष को देखते रह गए। सिंटू गोस्वामी ने मौन तोड़ते हुए कहा कि इनमें यही समस्या है कि कोई भी बात उन्हें जल्दी चोट पहुंचाती है और वो तुरंत ही रिएक्ट कर जाते हैं। मणिकांत ने मन ही मन सोचा, दक्ष से मुकाबले के बाद एक अच्छे योद्धा की तरह सिंटू गोस्वामी लगातार उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा करता रहता थे, लेकिन दक्ष की यह आदत इतनी बुरी थी कि उसने पिंडारी सिटी के महारानी चिनाई को प्रणाम करने से मना कर दिया। इसका उसे अंदाजा नहीं है कि उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भानुमति ने अपनी त्योरी चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इसका रवैया सही है? मुझे नहीं लगता है इस एटीट्यूड के साथ ये आगे चलकर कोई महान योद्धा बन पाएगा। बड़े योद्धाओं को दिल बड़ा रखना चाहिए और बिना वजह के जिद नहीं पालनी चाहिए। और अकड़ देखो इसकी। उधर दक्ष रक्तप्राश भंडार की ओर बढ़ रहा था। महामंत्री भी उसके पीछे पीछे पांचवें राजकुमार सिंटू गोस्वामी, मणिकांत और भानुमति को लेकर उस दिशा में बढ़ गए। अंदर पहुंचते ही सबों ने अपने नाक पर कपड़ा रख लिया, क्योंकि वहां चारों तरफ खून की गंध भरी थी। खून की इस बू को झेलना बड़े से बड़े जिगर वाले के लिए भी एक चुनौती थी। उस बंद गुफा के केंद्र में एक बड़ा सा लाल रंग का जादुई पोखरा था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर से अधिक थी। मंत्री ने सबको कड़ी चेतावनी दी, आप सबों के लिए इसमें अभ्यास करने का समय है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इसमें ज्यादा देर ना रुके, नहीं तो इसका असर जानलेवा हो सकता है। 5 युवा प्रतिभाएं दक्ष, भानुमति, सिंटू गोस्वामी, पांचवें राजकुमार और मणिकांत जादुई पोखर में चले गए। इस पोखरे का इतना गर्म था कि इसमें पैर देते ही लोग उबल जाते। जैसे उन्होंने पैर पानी में डाले, आउच! जैसे ही जादुई पोखर का पानी उनके त्वचा को स्पर्श किया, वे लोग कराह उठे। उनके पैरों से खून निकलने लगा और पांचों कराह उठे। ये वास्तव में रक्तप्राश की एकीकृत शक्ति है। इसके साथ मेरी शारीरिक गुणवत्ता में बहुत सुधार होना निश्चित है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए, दक्ष ने सोचा। धीरे धीरे जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, दक्ष ने जादुई पोखर के केंद्र की ओर कदम बढ़ाया। वह जितना दूर जा रहा था, जादुई पोखर का पानी उतना ही गहरा होता जा रहा था। केवल 10 कदमों के बाद रक्तयुक्त पानी दक्ष की कमर तक पहुंच गया। वह जितना तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था, जादुई पोखर का पानी उतनी ही गति से उसके शरीर में इंजेक्ट हो रहा था और इस वजह से उसका शरीर और मजबूत बन रहा था। दक्ष ने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए,
ये पानी कितना भी कष्ट क्यों न दे, लेकिन वह जितना मुमकिन हो पाएगा इस पोखरे में खड़ा रहने की कोशिश करेगा। दक्ष के इस कम से बाकी लोग उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यदि आप कहानी सबसे पहले सुनना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग वहां से ज्वाइन कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल अमन पॉडकास्ट FM है, आप सभी लोग ज्वाइन कर ले। एपिसोड 34, साजिश। जादुई पोखर के किनारे खड़े महामंत्री आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया। उसकी इच्छाशक्ति कितनी मजबूत है, पहली बार जादुई पोखर में प्रवेश करने वाले केंद्रीय क्षेत्र में जाने के लिए। जब 7वें राजकुमार ने अभ्यास करने के लिए इस जादुई पोखर में पहली बार प्रवेश किया था तो केंद्रीय क्षेत्र में जाने से पहले ऊपरी स्तर पर एडजस्ट होने में उसे 2 घंटे लगे थे। इस जादुई पोखर के 3 क्षेत्र थे, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और गहरा क्षेत्र। ऊपरी क्षेत्र को जादुई पोखर की सीमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसके सबसे गहरे हिस्से में केवल योद्धा के घुटने डूबते थे। आमतौर पर पहली बार जादुई पोखर में अभ्यास करते हुए एक योद्धा केवल उथले क्षेत्र में खड़ा हो सकता है। उनमें से किसी ने भी केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। पिछले दशक में केवल 7वें राजकुमार केंद्रीय क्षेत्र में गए थे, लेकिन इस बार दक्ष ने पहली ही बार जादुई पोखर में सीधे केंद्रीय क्षेत्र की ओर कदम रखा और वहां के लोगों को चौंका दिया, और ये देखकर अन्य 4 युवा योद्धाओं पर बहुत दबाव आ गया। ये 5वें राजकुमार के लिए सवेज गॉड्स जादुई पोखर में अभ्यास करने का दूसरा मौका था। हालांकि वह अभी भी केंद्रीय क्षेत्र की बढ़ने से डरता था। 4 घंटे बाद भानुमति ने जादुई पोखर को छोड़ दिया। भानुमति के सबसे पहले जादुई पोखर छोड़ने का प्रमुख कारण था कि वह एक महिला थी, और जाहिर सी बात थी कि एक महिला की शारीरिक शक्ति पुरुष की तुलना में कम थी। जादुई पोखर से निकलने के बाद उसके पैर की जली हुई त्वचा खुद गिरने लगी और कुछ देर तक उसको बेहद दर्दनाक एहसास होता रहा। अचानक उसकी सारी पीड़ा गायब हो गई और उसे आराम का एहसास हुआ। मैं इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती हूँ? भानुमति हैरान थी। ये रक्त की अवशोषित शक्ति है जिसने आपको अपने पैरों पर चोट की स्थिति से उबारने में मदद की है। अभी अभ्यास करो और अपने अभ्यास को जारी रखो, वरना आपकी पिछली सभी शक्तियां कम हो जाएगी, मंत्री ने कहा। भानुमति ने दोनों पैरों को मोड़ लिया और तपस्वी की भांति बैठ गई। वह अपने मंत्रों का जाप करने लगी। इधर मणिकांत ने भी 1 घंटे बाद जादुई पोखर को छोड़ दिया और बाहर चले गए। इसके तुरंत बाद मणिकांत, सिंटू गोस्वामी और 5वें राजकुमार भी लगभग एक ही समय में पोखरे से बाहर निकल गए। जिस क्षण वे जादुई पोखर से बाहर निकले, वे भी भानुमति की ही तरह बैठकर तपस्या करने लगे। अब जादुई पोखर में एकमात्र दक्ष था जो अब केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह लगातार उसके अंदर रक्त को अपने शरीर में अवशोषित कर रहा था। गजब दक्ष, 1.5 दिन बीत चुके हैं और वह अभी भी केंद्रीय क्षेत्र में अभ्यास कर रहा है। ऐसा प्रदर्शन केवल 7वें राजकुमार से ही संभव था। दक्ष अतुल्य है। दक्ष के प्रदर्शन देख मंत्री को आश्चर्य हो रहा था। पिंडारी सिटी में 7वें राजकुमार ने 3 साल की उम्र में 7वें कोटि के पवित्र ताबीज को ग्रहण किया था, जो कि दुर्लभ उपलब्धि थी। इसलिए समूचे झुंझुनू क्षेत्र में 7वें राजकुमार को विशेष प्रतिभाशाली युवक माना जाता था। क्या 9वें राजकुमार, जिन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में जाकर भैरव बाबा का पवित्र ताबीज हासिल किया था, उसके साथ शिवदत्त की तुलना की जा सकती है? महामंत्री ने मन ही मन सोचा। जादुई पोखर के पास तपस्या की मुद्रा में बैठे अन्य 4 योद्धाओं ने अपना ध्यान खत्म कर दक्ष की ओर देखने लगे। हम सभी के लिए यहाँ पहली बार होने के बावजूद हमारे बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? सिंटू गोस्वामी ने इसे अविश्वसनीय मान रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में निराशा थी। उसने सोचा कि उसकी इच्छाशक्ति उस दर्द को सहन करने के लिए काफी मजबूत थी जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते थे। लेकिन वह कभी नहीं सोच सकता था कि उसके और दक्ष के बीच इतना बड़ा अंतर था। 1 दिन बाद दक्ष अभी भी जादुई पोखर के केंद्रीय क्षेत्र में मजबूती से खड़ा था। वह तीसरे दिन के मध्य तक जादुई पोखर से बाहर नहीं निकला। फिर वह अपने शरीर के अंदर बचे हुए स्थान की भरपाई के लिए पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। दक्ष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने योग मुद्रा को समाप्त किया। मेरी शारीरिक गुणवत्ता में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल 19 या 20 चक्रों को पार कर सकता हूं, जो कि मुझे शक्तिशाली योद्धा बनाने में सहायक होगी। इधर आयोजन के परिणाम की घोषणा के बाद यशोधरा फिर से दीवानी महल में चली गई। उस क्षण मंत्री रानी के महल में पहुंच गए। जो उन्होंने जादुई पोखर में जो देखा था उसे रानी शिवांगी के साथ साझा किया। अरे ये लड़का वास्तव में कुछ जादुई है। वो जादुई पोखर के केंद्रीय क्षेत्र में 2.5 दिनों तक अभ्यास करता रहा। क्या बात सचमुच हैरत में डालने वाली है या नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना प्रतिभाशाली था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। उसे रास्ते से हटाने का कोई ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा, अन्यथा यह अन्य राजकुमारों के लिए मुसीबत बन जाएगा। रानी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा।
मंत्री ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, महारानी, अभी अभी शक्ति परीक्षण प्रतियोगिता समाप्त हुई है। अगर 9वें राजकुमार दक्ष के साथ कोई भी घटना होती है तो आप पर संदेह होगा, क्योंकि आयोजन में सेनानायक मलिक ने दक्ष और यशोधरा के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आपको दंडित किया था। रानी ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? हम निश्चित रूप से उसे महल में नहीं मार सकते, लेकिन एक बार जब वह महल से बाहर मिल जाए तो मेरा ये काम कोई भी कर देगा। महामंत्री ने जवाब दिया, एक बात तो सच है कि 9वें राजकुमार दक्ष ने भले ही कितनी वाहवाही लूट ली हो, चाहे उसने कितना भी महंगा उपहार पाया हो, लेकिन उसकी तुलना 7वें राजकुमार शिवदत्त के साथ कभी भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार ये तय नहीं है कि वह भविष्य में पूरी तरह से निपुण योद्धा हो पाएगा या नहीं। रानी शिवांगी ने महामंत्री के बात की बीच में काटते हुए कहा, जो कोई भी मेरे बेटे से पंगा लेने की कोशिश करेगा उसे मरना ही होगा। अभी दक्ष राज परिवार में ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है, इसलिए अभी ही उसे मारना ज्यादा बेहतर होगा। उधर दक्ष काफी उत्साहित था, वह लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं चिनाई को हराना चाहता हूं तो मुझे अपने पिछले जीवन काल से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा और अधिक चक्रों को पार करना होगा, इसलिए मुझे अपने शरीर को और अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। दीवानी महल में वापस जाने के बाद यशोधरा और दक्ष की सेवा करने के लिए अधिक नौकर और नौकरानी लगे थे। चूंकि इस बार के शक्ति परीक्षण में दक्ष ने खुद की शक्ति को सबके सामने प्रदर्शित किया था, इसलिए उसे अब खुले आसमान में युद्धाभ्यास करने में कोई समस्या नहीं थी। उसने महल के आंगन में ही अभ्यास शुरू कर दिया। लगभग 15 या 16 साल की एक लड़की, जिसके चेहरे सफेद बर्फ की तरह लग रहे थी, उसके गाल लाल थे और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक। वह दक्ष को आंगन में अभ्यास करते हुए देख रही थी। वो सोच रही थी, 9वां राजकुमार दक्ष एक उत्कृष्ट योद्धा है। मैंने सुना है कि वह 5वें और 6ठे राजकुमार को भी हरा सकते हैं। पूरे पिंडारी सिटी में इन्हें युद्ध कला में निपुण माना जाता है। स्वाभाविक रूप से लोग हमेशा एक श्रेष्ठ का सम्मान करते हैं। लड़कियां हमेशा प्रतिभावान लड़कों पर मर मिटती है। दक्ष को अभ्यास करते हुए देखकर उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक दिख रही थी। तभी एक बुजुर्ग नौकरानी उसके सामने आए और झुक गई। उसने विनम्रता से कहा, सुश्री मीनू सौंडे, 9वें राजकुमार ने खुद की तपस्या और परिश्रम के बल पर राज्य के महान योद्धाओं के समकक्ष पहुंच चुके हैं। अब वह जिस गति से अभ्यास कर रहे हैं, मुझे यकीन है राजकुमार झुंझुनू क्षेत्र के महान योद्धा के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगे। नौकरानी के सामने खड़ी लड़की की आयु 18 या 19 वर्ष की होगी। उसने एक हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी। ये वही मीनू सौंडे थी जो रानी के 4 करीबी महिला गार्डों में से एक थी। 4 करीबी महिला गार्ड प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी थी। उसके युद्धाभ्यास और हत्या की विशेष शैली ने उन्हें रानी का विश्वासपात्र बना दिया था। रानी ने मीनू सौंडे को 9वें राजकुमार की हत्या करने का आदेश दिया था। कातिल नजरों के साथ मीनू सौंडे ने दक्ष की ओर देखा और अपनी विशेष दासी को आदेश दिया, महल को छोड़ने के बाद इसकी गतिविधियों पर नजर रखना और मुझे इसकी रिपोर्ट करना। दासी ने आश्वासन दिया, ठीक है। ऐसा कहने के बाद नौकरानी दीवानी महल की ओर लौट गई। अभ्यास समाप्त करने के बाद दक्ष तुरंत गुफा की ओर बढ़ गया। उसने 14वें चक्र में प्रवेश किया। वहां उसने रक्तप्राश एक गोली खाए और चक्र को पार करने की कोशिश करने लगा। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे बुलंद पहाड़, पुरानी नदियां, खड़ी चट्टानों और विशालकाय पेड़ की पेंटिंग दिखाई पड़ी। यह विशाल था कि इसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी, जबकि इसकी हर एक पत्ती एक झील को ढक सकती थी। एपिसोड 35, काला बिल्ला। गुफा के 14वें चक्र में प्रवेश करके दक्ष ने रक्तप्राश एक गोली खाए और चक्र को पार करने की कोशिश करने लगा। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे बुलंद पहाड़, पुरानी नदियां, खड़ी चट्टानों और विशालकाय पेड़ की पेंटिंग दिखाई पड़ी। यह विशाल था कि इसकी ऊंचाई बादलों को छू रही थी, जबकि इसकी हर एक पत्ती एक झील को ढक सकती थी। हल्की मुस्कान के साथ दक्ष ने सोचा, दुनिया में इतना विशालकाय पेड़ कैसे हो सकता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन कहता है कि यह नहीं हो सकता है। आप इतने अज्ञानी हैं कि यहां तक कि पूरे झुंझुनू क्षेत्र का साथ देने वाले दिव्य वट वृक्ष को पहचान नहीं सकते हैं। मैं वास्तव में निराश हूं। थोड़ा चकित होने के कारण दक्ष ने अपने चारों ओर देखा। यहां उसे कोई नहीं मिला। दक्ष ने हैरानी भरे अंदाज में खुद से पूछा, वो आवाज कहां से आई। वो सतर्क हो गया और उसने आवाज लगाई, कौन बोल रहा है। उधर से आवाज आई, क्या आप मुझे पेंटिंग में नहीं देख सकते। दक्ष वाकई हैरान रह गया। उसके मुंह से एकाएक निकला, पेंटिंग में। दक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, क्या आप दिव्य वट वृक्ष हैं। उधर से आवाज आई, हाँ, सही समझे। दक्ष ने पूछा, लेकिन इतिहास बताता है कि ये पेड़ तो कई वर्ष पूर्व में ही कट गया था। फिर से आवाज आई, कई वर्ष पूर्व। दक्ष ने फिर से कहा, ये लगभग 10,000 साल पहले कट गया था। हम लोगों ने ऐतिहासिक कहानियों के बारे में ऐसा सुना था। वैसे क्या आप वास्तव में दिव्य वट वृक्ष हैं।
क्या दिव्य वृक्ष ऐसा ही था जैसा कि पेंटिंग में दिख रहा है? उधर से आवाज आई, ओह, ये कैसे हो सकता है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि दिव्य वट वृक्ष को काट दिया गया है, तो फिर मैं एक पेड़ कैसे हो सकता हूँ? दक्ष ने चकित होकर फिर पूछा, तो तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक इंसान नहीं हूँ। दक्ष ने कहा, अरे। आवाज ने उत्तर दिया और कहा, मैं एक बिल्ली हूँ। उधर से आ रही आवाज ने अपनी बात जारी रखी, तुम मुझे नीचे नहीं देख सकते। मेरा एक प्रसिद्ध नाम है, वध का राजा। मेरे जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति समय के साथ बिगड़ नहीं सकता। भले ही 10,000 साल बीत चुके हों, फिर भी मैं इतिहास में एक महत्वपूर्ण किरदार था। युवक, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा, है ना? कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं। अचानक दक्ष ने पाया कि वो आवाज एक काली बिल्ली की ही थी जो दिव्य वट वृक्ष के नीचे चावल के दाने जितनी छोटी थी। जब तक गौर से उस पेंटिंग नहीं देखता तब तक कोई इस बात का केयर नहीं कर सकता था कि वहां कोई बिल्ली बैठी है। दक्ष ने पूछा, क्या आप वही बिल्ली हैं जो इस पेंटिंग में दिख रही है? दक्ष को अजीब लग रहा था। उस बिल्ली ने कहा, मैंने आपको बताया है, मैं कसाईयों का राजा हूँ। मैंने अतीत में कुछ गलतियां की थी जिससे मुझे इस पेंटिंग में कैद कर दिया गया था। यहाँ से केवल आप ही मुझे रिहा कर सकते हैं। दक्ष ने पूछा, ऐसा क्या है मुझ में जो मैं ही आपको आज़ाद करा सकता हूँ? क्योंकि आपने गुफा के सर्वोच्च चक्र को पार किया है। आप अपने शक्ति के प्रयोग से इस पेंटिंग के कैद को तोड़ सकते हैं। युवक, मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा कि प्राचीन काल से अब तक केवल कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस स्तर की योग्यता को प्राप्त किया है। तुम्हारी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। युवक, तुम सच में बहुत भाग्यशाली और मेहनती हो। ये जानने के बाद कि वह क्या है, दक्ष ने हंसकर पूछा, लेकिन मैं तुम्हें क्यों आज़ाद करूं? आखिर कोई तो वजह होनी चाहिए। चंद्रास्वामी ने मुझे इस पेंटिंग में कैद कर दिया। उनकी ऐसी आशा थी कि मैं युद्ध के सभी रहस्यों को जान सकूं और ये रहस्य जानने के बाद उनके शिष्यों को महान योद्धा बनने में मदद कर सकूं। पेंटिंग से आवाज जारी रही, यदि आप मुझे मुक्त नहीं करते हैं तो मैं आपको युद्ध कौशल के उन रहस्यमयी सूत्रों को कैसे दिखा पाऊंगा? और अगर मैं आपको ये सब नहीं दिखाया तो आप कभी भी सबसे मजबूत योद्धा नहीं बन सकेंगे। आपको पेंटिंग में चंद्रास्वामी ने कैद किया था। दक्ष उस बिल्ली की बातों पर विश्वास नहीं कर सकता था क्योंकि उसे ये बात मजाकिया लग रही थी। वैसे इस तरह के किसी पेंटिंग में कैद करने के लिए चंद्रास्वामी का होना महत्वपूर्ण था क्योंकि ये वही चंद्रास्वामी जिन्होंने युद्ध के सभी रहस्यों को सूत्रबद्ध किया था, यानी उसके इक्वेशन तैयार किए थे, और वो मध्यकालीन इतिहास के एक प्रसिद्ध मुनि थे। पेंटिंग से फिर आवाज आई, चंद्रास्वामी को छोड़कर और कौन है जिसमें इतनी शक्ति हो जो किसी को इस स्थान पर पेंटिंग में कैद कर ले? वही एकमात्र व्यक्ति है जो पूरे संसार को पेंटिंग में कैद कर सकते हैं। आपने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि युद्ध के रहस्य सूत्र को कैसे प्राप्त करें। आपको तो युद्ध कला और कौशल से संबंधित सभी तरह के ज्ञान अवश्य होंगे। दक्ष से पूछा। पेंटिंग की आवाज ने कहा, बेशक, मेरी शक्ति अद्वितीय है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं चक्र के अलावे बाहर इस रहस्य का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं चंद्रास्वामी के साथ लंबे दिनों तक रहा हूँ, इससे ये तय मानिए कि मुझे आपको समझाने में कोई अधिक परेशानी नहीं होगी। दक्ष तुरंत मुड़ गया। उसने इस पृष्ठ पर कुछ चांदी के शब्द देखे और फिर वो अभ्यास में लग गया। पेंटिंग से हंसी की आवाज आए, अरे युवक, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पहले पेंटिंग से मुक्त करो और फिर मैं आपको सारी युद्ध कला और रहस्यों को बता दूंगा। दक्ष थोड़ा हिचकिचाया। वह शंका में था कि ऐसा करना सही होगा या नहीं। संकोच मत करो, मेरे पास बहुत बेजोड़ कुंजी है जो कि हर एक युद्ध रहस्य को उजागर कर देगी। हालांकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है हीरो। मुझे आज़ाद करा दो और मैं वादा करता हूं कि मैं इसके बदले तुमको युद्ध के सभी गूढ़ रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम एक शक्तिशाली योद्धा बन जाओगे। आवाज ने आगे खींचे निपोरी, अब मुझे आज़ाद करना। ये अच्छी बात है या बुरी चीज़, इसे लेकर तुम असमंजस में पड़ गए हो, लेकिन ये बुरी भी बात होगी तो इसे आसानी से टाला नहीं पाओगे। अगर चंद्रास्वामी ने इसे एक खतरा समझा होता तो जाहिर सी बात थी कि इसे पेंटिंग में कैद करने की बजाय मार देता। दक्ष ने कुछ देर सोचा और पूछा, मैं तुम्हें पेंटिंग से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? बस खून की एक बूंद काफी होगी। एक बार जब आप इसे पेंटिंग पर छोड़ देते हैं तो आप पेंटिंग के मालिक बन जाएंगे। फिर आप इस कैद को तोड़ने और मुझे मुक्त करने में सक्षम होंगे। पेंटिंग से आने वाली आवाज में उत्साह था। दक्ष ने अपनी नाखून का उपयोग कर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी की त्वचा की चीर दिया। अपनी उंगलियों से खून की एक बूंद पेंटिंग पर छींट दिया। एक जोरदार आवाज निकली, बूम। पेंटिंग ने खून की बूंद को सोख लिया। रक्त की एक हल्की परत ने पेंटिंग को ढक दिया। पेंटिंग अचानक दक्ष के हाथों में चली गई। एक आवाज आई, ध्यान दें कि इस पेंटिंग की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा है। कीमत और अहमियत के हिसाब से यह अतुल्य है। यह एक अद्भुत खजाना है, इसकी तुलना किसी अन्य तरह के हथियार से नहीं की जा सकती है।
इस पेंटिंग के मालिक बनने के बाद दक्ष स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि पेंटिंग की हर एक पंक्ति एक शिलालेख की भांति है। ये शिलालेख बेशुमार उपयोगी थे। यही कारण है कि संत चंद्रास्वामी को सबसे महान संत माना जाता है। यहाँ तक कि उसकी पेंटिंग दूसरों के समझ से परे है। इस ड्राइंग को पूरा करने में चंद्रास्वामी को 10 साल लगे। पेंटिंग की बिल्ली ने कहा, युवक, अब तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, है ना? बेशक, दक्ष ने कहा। हालांकि दक्ष बिल्ली को मुक्त करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसके दिमाग के अंदर वह अभी भी अनिश्चितता थी। वह पूरी तरह से बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता था। बावजूद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया। अचानक एक काली रोशनी पेंटिंग से उड़कर जमीन पर गिर गई। यह 1 मीटर लंबा विशालकाय काला बिल्ला बन गया। ये बिल्ला नर्म काले रोयों के साथ तकरीबन 2.5 फुट बड़ा था। इसकी सुनहरी आंखें दक्ष की मुट्ठी से भी बड़ी थीं। दक्ष ने बिल्लियों को जरूर पहले देखा था, लेकिन ऐसा पहली बार था जब उसने इतने बड़े और मोटे बिल्ले को देखा था। हा, मैं बाहर आ गया हूँ। 10,000 साल बीत गए हैं। 10,000 साल, वो मोटा काला बिल्ला इंसान की तरह बोला, जो अजीब था। अचानक उस मोटे काले बिल्ले ने अपने तीखे दांतों को आपस में रगड़ा, जिसकी गोल आंखों में एक क्रूरता झलक रही थी। बिल्ला दक्ष की ओर बढ़ा और दहाड़ते हुए बोला, मैं कसाईयों का राजा हूं। मैं तुम्हें एक पंजे से मार सकता हूं। हा। ये दक्ष के पास पहुंचा, एक तेज पंजे को अपनी गर्दन की ओर बढ़ा दिया। वह काली छाया की तरह लग रहा था। इससे पहले कि बिल्ली उसकी ओर आता, दक्ष ने बिल्ली के खिलाफ सतर्कता बरती। दक्ष ने बिल्ले के विशालकाय चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि बिल्ला कराह उठा और उसकी जीभ मुंह के बाहर आ गई। दक्ष ने तेजी दिखाई और उस बिल्ले की पूंछ पकड़कर पीछे की ओर फेंक दिया। यह इतना जोरदार था कि वह मरे हुए जानवर की तरह जमीन पर गिर गया। बिल्ले को पीछे की ओर फेंक दिया गया था। बैंग! बिल्ला मरे हुए भारी सुअर की तरह जमीन पर गिर गया। दक्ष भड़क गया और पूछा, तू क्या सच में कसाई राजा हो, बकलोल? दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, यदि आप कहानी सबसे पहले सुनना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग वहां से ज्वाइन कर ले। हमारे टेलीग्राम चैनल अमन पॉडकास्ट FM है। आप सभी लोग ज्वाइन कर ले।